प्यारे मित्रों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका हमारे जेवी एनसीईआरटी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग अपने एएफएम के यूनिट 17 के थ्योरी पोर्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड है फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग कंपनी रेगुलेशन की। तो कोई भी बैंकिंग कंपनी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन करती है वो गवर्न होती है कंपनीज एक्ट से और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से। दोस्तों वेल ऑर्गेनाइज, रेगुलेटेड और एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो बहुत सारी इंस्टीट्यूशन होती हैं जो कि बैंकिंग बिजनेस इंडिया में करती है, जैसे नेशनलाइज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबीज, प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक। बैंकिंग को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 5 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कि आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे पब्लिक से और लैंडिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्यों एक्सेप्ट करेंगे? आप लैंड करना है या इन्वेस्ट करना है। बैंकिंग कंपनीज दोस्तों अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करती है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करती है। इसका फॉर्मेट स्पेसिफाइड है 3rd शेड्यूल में। आरबीआई ने गाइडलाइन इशू किया है, बैंकिंग कंपनीज को फॉलो करना है। दोस्तों बिफोर continuing the session, let me introduce you to our CIB 2023 paid program. So if you want concise notes in the form of point wise, where every chapter of Macmillan book, which suppose it is of 70 pages, it has been reduced in simplest format to 20 pages. If you need MCQs, there are almost 200 to 250 MCQs available per subject, which amounts to almost 4,000 to 3,000 MCQs per subject दोस्तों. So if you need such type of content, you can opt for our paid program, the detail regarding which you can find on the screen shared above. So friends, let's continue our session. So दोस्तों बैंकिंग कंपनीज के रेगुलेशन की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 फॉर्म बनाया है, फॉर्म ए और फॉर्म बी। इसमें बैलेंस शीट का परफॉर्मा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा होता है सभी बैंकिंग कंपनीज के लिए। जो फाइनेंशियल ईयर था बैंकिंग कंपनीज का वो खत्म होता है 31 मार्च को। पहले 31 दिसंबर को खत्म होता था, अब 31 मार्च को खत्म होता है। बैंक अपने बुक को क्लोज करती है 30 सितंबर को इंटरनल पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो 30 सितंबर को इंटरनल पर्पज़ के लिए बैंक अपने बुक को क्लोज करती है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है इंडियन बैंकिंग कंपनीज का, वो उनके मैनेजर साइन करेंगे या प्रिंसिपल ऑफिसर साइन करेंगे, और कम से कम 3 डायरेक्टर साइन करेंगे ही करेंगे। यदि मान लीजिए कि 3 से कम डायरेक्टर हैं तो सभी डायरेक्टर साइन करेंगे। फॉरेन बैंक कंपनीज स्टेटमेंट जो है वो मैनेजर या एजेंट जो प्रिंसिपल ऑफिस है इंडिया में वो साइन करेंगे। हर एक बैंकिंग कंपनी जो है अपनी एक ऑडिटर अपॉइंट करेगी जो कि इंडियन लॉ के अंदर क्वालिफाइड होंगे, और उन्हें प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट और रिमूविंग से पहले। जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और ऑडिटर का जो रिपोर्ट है वो आरबीआई को सबमिट किया जाएगा 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यानी फाइनेंशियल ईयर जब एंड होगा उसके 3 महीना के अंतर्गत जो बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और ऑडिटर का रिपोर्ट जो है आरबीआई को सबमिट किया जाएगा, और जिसको आरबीआई चाहे तो अगले 3 महीने तक एक्सटेंड कर सकती है। वह केवल बैंकिंग कंपनीज को 3 कॉपीज़ देना पड़ेगा अपने एनुअल अकाउंट का, ऑडिटर रिपोर्ट का, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। यानी जो बैंकिंग कंपनीज हैं वो अपने रजिस्ट्रार को ये रिपोर्ट देगी, जिस समय वो आरबीआई को सबमिशन करेगी उसी समय अपने रजिस्ट्रार को भी ये रिपोर्ट देगी। बैंकिंग कंपनीज अपने अकाउंट को ऑडिटर्स को न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगी, ठीक है, जो कि उस प्लेस में सर्कुलेट कर रहे हैं जहाँ पे कंपनी का प्रिंसिपल ऑफिस है। ये जो करना है सर्कुलेशन, ये 6 महीना के अंदर करना है। फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के 6 महीना के अंदर बैंकिंग कंपनीज को अपने अकाउंट और ऑडिटर रिपोर्ट का सबमिशन पब्लिकेशन करना है। दोस्तों बात करें सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ बैंक, तो बैंक मर्केंटाइल सिस्टम को यूज़ करती है ताकि रिकॉर्ड कर सके, क्लासीफाई कर सके, ट्रांजेक्शन को समराइज कर सके। एक्यूरेसी और अप टू डेट लेजर कस्टमर का, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्रूशियल है बैंक के लिए। तो बैंक जो है सारे ट्रांजेक्शन को अपने लेजर में इंटर करती है जैसे ही वो होता है, और प्राइम एंट्री पे ज़्यादा फोकस कम फोकस पे दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू कैश बुक और जर्नल। बैंक जो है अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर को वाउचर पोस्टिंग का यूज़ करती है। बैंकर्स बुक के अंदर लेजर, डे बुक, कैश बुक, अकाउंट बुक, ये सभी बुक्स आते हैं जो कि ऑर्डिनरी बिजनेस में यूज़ किए जाते हैं। कैश रिसीट और पेमेंट जो है रिकॉर्ड किया जाता है सेपरेट कैश बुक में, और ट्रांजैक्शन जो है कस्टमर के अकाउंट में इंटर किया जाता है पे इन स्लिप और चेक और विड्रॉल स्लिप के बेसिस पे। जो हमारी जनरल लेजर और सब्सिडरी लेजर होती है करंट अकाउंट की, फिक्स डिपॉजिट की, आरडी की, लोन, इन्वेस्टमेंट, बिल, ये सभी बैंक मेंटेन करती है। दूसरा बुक जो कि बैंक मेंटेन करती है वो है क्लियरिंग रजिस्टर, सिक्योरिटी रजिस्टर, ड्राफ्ट रजिस्टर, बिल्स फॉर कलेक्शन रजिस्टर, सेफ डिफॉल्ट वॉल्ट रजिस्टर, डिसऑनर्ड चेक रजिस्टर और लेटर ऑफ क्रेडिट रजिस्टर। दोस्तों बात करें बैंकिंग बुक ऑफ अकाउंट और प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट की, तो बैंक तरह तरह के बुक्स मेंटेन करते हैं अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, जो कि अलग अलग बैंक से डिफर करता है। तो जनरल लेजर होता है दोस्तों, उसमें कंट्रोल अकाउंट होता है पर्सनल लेजर का, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, एसेट एंड लायबिलिटी अकाउंट होता है। तो याद रखिएगा जनरल लेजर के अंदर क्या क्या रहता है, पर्सनल लेजर का कंट्रोल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एसेट और लायबिलिटी अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट को क्यों रखा जाता है? ताकि हम ट्रैक कर सकें बिजनेस ट्रांजेक्शन का,
जो कि हमारे एसेट और लायबिलिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करती है। तो कुछ बैंक दोस्तों एक सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस लेजर को मेंटेन करती है, लेकिन कुछ बैंक क्या करती है, सेपरेट बुक मेंटेन करती है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हेड के लिए। दोस्तों ये तो था हमारा जनरल लेजर की बात। अब बात करते हैं दोस्तों सब्सिडरी लेजर की। तो जनरल लेजर में क्या बताया, कंट्रोल अकाउंट होगा। कंट्रोल अकाउंट से हम बिजनेस एजेंसी के ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सकेंगे, और कुछ बैंक सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस लेजर अकाउंट को मेंटेन करती है। अब बात करें दोस्तों सब्सिडरी लेजर अकाउंट की, तो सब्सिडरी लेजर अकाउंट कंट्रोल अकाउंट को सपोर्ट करता है जनरल लेजर में। इसके अंदर बहुत तरह के डिपॉजिट्स, लोन अकाउंट होते हैं, अलग अलग फोलियोज होता है हर एक अकाउंट होल्डर का। सेपरेट रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है टर्म डिपॉजिट के लिए। और दोस्तों जो हमारा लेजर और रजिस्टर में पोस्टिंग होता है वो डायरेक्टली होता है वाउचर से, और उसको वाउचर के समरी सीट में समराइज़ किया जाता है। तो ये चेक किया जाता है एक्यूरेसी के द्वारा, एक्यूरेसी के लिए फॉर बाय द पर्सन नॉट इन्वॉल्व इन लेजर रजिस्टर। मतलब इसकी एक्यूरेसी कौन चेक करेंगे, वैसे लोग चेक करेंगे जो कि लेजर रजिस्टर वाउचर राइटिंग में इन्वॉल्व नहीं है दोस्तों। तो अब जरा बात करते हैं बैंक रजिस्टर और रिकॉर्ड की। तो बहुत तरह के बिल्स होते हैं जो कि सेपरेट रजिस्टर में रिकॉर्ड किए जाते हैं सुटेबल कॉलम के साथ, जैसे बिल परचेज, ये सभी बिल्स होते हैं दोस्तों। बिल परचेज, इनवार्ड बिल फॉर कलेक्शन, आउटवार्ड बिल फॉर कलेक्शन। तो इन सभी रजिस्टर में जो एंट्रीज होते हैं वो डेली बेसिस पे किए जाते हैं, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का रेफरेंस डाला जाता है। जो वाउचर होता है दोस्तों, टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन का हर एक दिन का, वो हर एक रजिस्टर के लिए प्रिपेयर किया जाता है और डे बुक में इंटर किया जाता है। दोस्तों पार्टी वाइज डिटेल रखा जाता है नॉर्मल लेजर में, ताकि ये इंश्योर किया जा सके जो सैंक्शन लिमिट है पार्टीज़ का वो एक्सीड नहीं हो। जब भी कोई बिल रियलाइज होगा या रिटर्न होगा तो इसका ओरिजिनल एंट्री जो है वो मार्क ऑफ होगा। कोई रजिस्टर, कोई रिकॉर्ड जो कि मेंटेन किया जाता है, ड्राफ्ट इशू, ड्राफ्ट पेड, रेमिटेंस, बैंकर चेक, पे ऑर्डर, ट्रैवलर चेक, इन सभी के लिए रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इन सभी रजिस्टर में जो एंट्रीज़ होते हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से एंट्री होते हैं और वाउचर में समराइज किए जाते हैं हर एक दिन, जिसको डे बुक में पोस्ट किया जाता है। जो आउटस्टैंडिंग एंट्रीज होते हैं उसे समराइज किया जाता है स्टिपुलेटेड इंटरवल पे, और जो टोटल एग्रीड है उसे रेस्पेक्टिव कंट्रोल अकाउंट से जनरल लेजर में। जो हमारे इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन होते हैं उसको इंटर ऑफिस अकाउंट के मैकेनिज्म से सेटल किया जाता है, जिससे पेमेंट, रियलाइजेशन ऑफ बिल, मूवमेंट ऑफ कैश, ट्रांसफर ऑफ फंड, ये सभी इंक्लूडेड है। बात करें दोस्तों बैंकिंग लेजर मैनेजमेंट की, तो बैंक में जो फंड होते हैं वो हमेशा वो चैनल्ड होते हैं एक नोडल अकाउंट के माध्यम से, जो ज़रूरी होती है ताकि फ्रॉड को प्रिवेंट कर सकें और रेगुलेशन से कॉम्प्लाइंस कर सकें। तो बैंक एक सस्पेंस लेजर मेंटेन करती है ताकि जो भी सस्पेंस अकाउंट है उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करे, ठीक है, जो कि टेम्प्रोरली होल्ड करता है ट्रायल बैलेंस और ट्रांजिटरी ट्रांजेक्शन के डिफरेंस का। मान लीजिए कि आपके ट्रायल बैलेंस में कुछ डिफरेंस आ गया तो आप उसे सस्पेंस अकाउंट में भेज देते हैं, और इस सस्पेंस अकाउंट को सस्पेंस लेजर के द्वारा मेंटेन किया जाता है। कुछ बैंक दोस्तों सेपरेट लेजर मेंटेन करती है सस्पेंस अकाउंट की और सन्ड्री डिपॉजिट अकाउंट की, इसमें आपको रेगुलर मॉनिटरिंग और क्लियरिंग करना पड़ता है। कुछ सुटेबल रजिस्टर रखना पड़ता है बैकअप रजिस्टर के साथ, ताकि अलग अलग एक्सपेंस और इनकम कैटेगरीज को मेंटेन कर सकें। ब्रांचेस जो बैंकों में होती हैं वो कंसिडर नहीं किया जाता है कि उनका अपना फंड होगा, क्योंकि जितने भी डिपॉजिट्स हैं, लोन्स हैं, वो बैंक के हेड ऑफिस से आता है, राइट। ये माना जाता है कि जितने ब्रांचेस से नहीं आ रहे, ये माना जाता है कि जितने भी डिपॉजिट्स एंड लोन्स हैं वो ब्रांच वो कहाँ से आ रहा है, हेड ऑफिस से आ रहा है। जो हेड ऑफिस है वो इंटरेस्ट देती है ब्रांचेस को डिपॉजिट के लिए, और एडवांस के लिए इंटरेस्ट चार्ज करती है, और इसका रेट जो है साल में डिसाइड किया जाता है ब्रांच लेवल पे। बैंक एक रजिस्टर मेंटेन करती है, एक बुक मेंटेन करती है, ताकि जो भी इनको इंस्ट्रूमेंट मिला है कस्टमर से पेमेंट के लिए, कलेक्शन के लिए, उसे मेंटेन कर सके। अलग अलग अकाउंट के लिए अलग अलग रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। अब बात करें दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो बैंकिंग कंपनी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेगी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को प्रिस्क्राइब किया गया है 2 फॉर्मेट, फॉर्म ए और फॉर्म बी, तो ताकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर किया सके। आरबीआई ने नोट्स और इंस्ट्रक्शन दिए हैं क्या, ताकि आप कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपाइल करेंगे, जिसमें दोस्तों ऑथोरिटेटिव इंटरप्रिटेशन होता है रिक्वायरमेंट का। ये जो नोट्स है, इंस्ट्रक्शन है, यूजफुल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंक में। अब देखिए ये जो बैलेंस शीट है इसका पार्ट है फॉर्म में, तो एक हमारा कैपिटल्स एंड लायबिलिटीज़ होता है, एक हमारा एसेट होता है। कैपिटल्स एंड लायबिलिटी में कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मॉनिटरिंग, इंटरेस्ट, डिपॉजिट, बोरोइंग, अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन। एसेट में हमारा कैश, बैंक बैलेंस विद बैंक, शॉर्ट एंड कॉल नोटिस, इन्वेस्टमेंट, एडवांस, फिक्स एसेट, अदर एसेट, गुडविल एंड कंसोलिडेशन, कंटिजेंसी लायबिलिटीज़, ये सभी आता है। दोस्तों जो हमारा नेशनलाइज बैंक का कैपिटल होता है उसको अलग से शो किया जाता है। इसमें दोस्तों ये भी दिखाया जाता है कि वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट से कितना कंट्रीब्यूशन मिला है, गवर्नमेंट से कितना कंट्रीब्यूशन मिला है। जो भी बैंकिंग कंपनीज़ है जो कि भारत से बाहर है, वो अपने जो भी भारत में पैसा लाई है, ठीक है, स्टार्टअप कैपिटल के द्वारा, और अमाउंट भी उसको आरबीआई के पास रखना है। देखिए बैंकिंग कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया,
वैसे बैंकिंग कंपनी जो भारत से बाहर है वो क्या करेगी, वो शो करेगी, क्या शो करेगी, जो भी पैसा वो स्टार्टअप कैपिटल के माध्यम से लाया गया है और जो पैसा वो आरबीआई के उसको डिपॉजिट करके रखी है उसे शो करेगी। जो दूसरे भारतीय बैंक हैं वो अपनी ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप कैपिटल को सेपरेटली शो करेगी। जो कॉल इन एरियर्स है उसे डिडक्ट किया जाएगा और पेड अप वैल्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर को ऐड किया जाएगा, तब आप जाके पेड अप कैपिटल पे आते हैं। दोस्तों कैपिटल आइटम में जो चेंजेस होंगे पूरे साल में उसको नोट्स में एक्सप्लेन किया जाएगा। जो भी स्टैट्यूटरी रिजर्व्स है जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर क्रिएट किया गया है उसको सेपरेटली डिस्क्लोज किया जाएगा। कैपिटल रिजर्व्स के अंदर दोस्तों कोई अमाउंट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से। जो भी हमारे रिवैल्यूएशन सरप्लस है उसको कैपिटल रिजर्व की तरह ट्रीट किया जाएगा। बैंक को एडवाइस किया गया है आरबीआई के द्वारा कि एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्रिएट किया जाए। जो भी आइटम्स हैं दैट कैन बी कंबाइंड शुड बी सोन, हाँ जो आइटम जिसे आप कंबाइन कर सकते हैं उसे आप एक अलग से हेड बनाएंगे। जैसे मान लीजिए इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, एक हेड बना लिया आपने, तो जो ये स्टेटमेंट है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शेड्यूल 3 दोस्तों रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो कैपिटल रिजर्व है उसे आप अब हम लोग देखेंगे शेड्यूल 1 क्या है, शेड्यूल 2 का है। शेड्यूल 2 में जो कैपिटल रिजर्व्स है उसको सेपरेटली शो किया जाएगा रेवेन्यू रिजर्व से। इन्वेस्टमेंट रिजर्व्स अकाउंट को ट्रीट किया जाता है रेवेन्यू रिजर्व एज पर आरबीआई गाइडलाइन। जो प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस है आफ्टर एप्रोप्रिएशन उसे हम लोग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कैटेगरी में डालते हैं। शेड्यूल 3 दोस्तों रिलेटेड है डिपॉजिट से और इसको 3 तरह के डिपॉजिट में डिवाइड किया जाता है। डिमांड डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट। डिपॉजिट को टर्म्स ऑफ रिपेमेंट के बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। तो जो भी ब्रांचेस भारतीय ब्रांच हैं और भारत के जो बाहर के ब्रांचेज हैं उसका डिपॉजिट को सेपरेटली दिखाया जाएगा, लेकिन जो टोटल है वो टोटल डिपॉजिट से मैच होगा। जो भी इंटरेस्ट पेबल होता है डिपॉजिट का जो कि एक्रू है लेकिन ड्यू, जो एक्रू हो गया दोस्तों लेकिन ड्यू नहीं है, उसको अदर लायबिलिटी में शो किया जाता है शेड्यूल 5 में। जो भी डिपॉजिट है स्पेशल स्कीम में उसको इंक्लूड किया जाएगा टर्म डिपॉजिट में, यदि वो पेबल ना हो डिमांड पे, और जब मैच्योर होगा तो उसको डिमांड डिपॉजिट में दिखाया जाएगा। तो जब तक मैच्योरिटी नहीं है तो टर्म डिपॉजिट का पार्ट है, और जब मैच्योर हो जाता है तो डिमांड डिपॉजिट का पार्ट है। याद रखिएगा, बहुत ही पॉइंट है। जो बैलेंस शीट है किसी बैंक का उसके अंदर बहुत सारे स्केड्यूल्स होते हैं। शेड्यूल 3 डिपॉजिट के है, शेड्यूल 4 बोरोइंग के लिए, शेड्यूल 5 अदर लायबिलिटीज़ एंड प्रोविजन के लिए। डिपॉजिट अलग अलग सोर्स से आ सकता है, जैसे बैंक से आ सकता है, कोऑपरेटिव बैंक से आ सकता है, फॉरेन बैंक से आ सकता है। बोरोइंग को आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, कॉमर्शियल बैंक से या दूसरे इंस्टीट्यूशन से ऑब्टेन कर सकते हैं, या कुछ इंस्टीट्यूशन है जैसे सिडबी, एनएचबी, नबार्ड। तो जो भी बोरोइंग है भारत से बाहर आ रहा है उसे भी इंक्लूड किया जाएगा। जिसमें मान लीजिए कुछ बोरोइंग है इंडियन ब्रांचेज अब्रोड से या फॉरेन ब्रांचेज से। जो भी इंटर ऑफिस ट्रांजैक्शन है उसे बोरोइंग में शो नहीं किया जाता है। और जो भी फंड आप फॉरेन ब्रांच से रेज कर रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, नोट्स, बॉन्ड, इसको अकॉर्डिंगली क्लासीफाई किया जाएगा। जो हमारा अदर लायबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस है इसके अंदर बिल्स पेबल, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट सारा आता है। बिल्स पेबल वो फंड होता है जो कि एक पर्सन डिपॉजिट करते हैं जिसको पैसा रिमिट करना है दूसरे पर्सन को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र पे ऑर्डर। मतलब मान लीजिए कि आपको जो है दूसरे आदमी को पैसा भेजना है, डीडी, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र पे ऑर्डर, तो बिल्स पेबल उसी फंड को कहते हैं, ताकि आपने डिपॉजिट किया, आपको पैसा भेजना है दूसरे को। जो हमारा इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट होता है वो बताता है कि कितना डिफरेंस है अकाउंट में, इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन वन ब्रांच एंड अदर ब्रांच। मतलब 2 ब्रांचों के बीच में जो इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन है इसको कौन बताता है? इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट बताता है। दोस्तों जो भी इंटरेस्ट एक्रूड है लेकिन ड्यू नहीं है, इसके अंदर इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिपॉजिट एंड बोरोइंग आता है। अदर लायबिलिटीज़ के अंदर नेट प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, अदर टैक्स, सरप्लस इन बैड एंड डॉटफुल डेट प्रोविजन अकाउंट, कंटिजेंसी फंड, प्रपोज डिविडेंड और ट्रांसफर टू गवर्नमेंट, और ये सभी चीज़ आते हैं हमारे अदर लायबिलिटी में। कुछ तरह के डिपॉजिट्स हैं जैसे स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, मार्जिन डिपॉजिट, जिसको रिपेबल किया जाएगा कुछ कॉम्प्लाइंस के साथ, सर्टेन कंडीशन के साथ। कुछ ब्लॉक्ड अकाउंट होते हैं। तो नेट बैलेंस को अराइव करने के लिए, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट के नेट बैलेंस को अराइव करने के लिए जितने भी कनेक्टेड इंटर ऑफिस अकाउंट है उसको एग्रीगेट किया जाएगा और नेट बैलेंस को शो किया जाएगा। जो हमारा इंटरेस्ट एक्रूड है सारा डिपॉजिट पे, चाहे पेमेंट ड्यू हो या ड्यू ना हो, उसे लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। जो भी सरप्लस प्रोविजन है बैड और डॉटफुल डेट का, कंटिजेंसी फंड का, सीक्रेट रिजर्व का, जिसको नेट नहीं किया गया है रिजर्वेटिव एसेट में, उसको अदर्स के अंदर हेड में लाया जाएगा। शेड्यूल 8 डील करता है कैश इन हैंड से, इसके अंदर फॉरेन करेंसी नोट्स भी आते हैं। आरबीआई के साथ जो बैलेंस है करंट अकाउंट में वो भी आता है। शेड्यूल 7 बताता है कि बैलेंस विद अदर बैंक एंड मनी एंड कॉल एंड शॉर्ट नोटिस विद बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशन। तो जो मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस होता है इसका मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है हमारे सरप्लस फंड का मनी मार्केट में।
तो जो भी पैसा आपने एक दिन के लिए दिया है उसे हम लोग कहते हैं कॉल मनी। जो भी पैसा एक से ज़्यादा दिन के लिए दिया है, एक से लेकर 14 दिन तक दिया है, उसको शॉर्ट नोटिस मनी कहते हैं। शेड्यूल 7 डिस्क्राइब करता है कि कितने तरह के अकाउंट हैं जो कि बैंक रख सकती है। करेंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, कॉल मनी, शॉर्ट मनी। दोस्तों डिपॉजिट अकाउंट के अंदर फॉरेन और इंडियन ब्रांचेस जो है किसी बैंक के, उसके द्वारा जो पैसा बैलेंस रखा गया वो आता है। और जो मनी और कॉल और शॉर्ट नोटिस का मतलब ये हुआ कि जो भी डिपॉजिट है जो कि फॉरेन कंट्रीज में क्लासिफाइड है। शेड्यूल 8 लिस्ट करता है कि कितने तरह की इन्वेस्टमेंट है जो कि बैंक करती है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट, जॉइंट वेंचर और रिजर्व इन्वेस्टमेंट। दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बुक वैल्यू पे शो किया जाता है। जो भी डिफरेंस है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को वो बैलेंस शीट के नोट्स में लिखा जाता है। इन्वेस्टमेंट जो कि भारत से बाहर है उसे भी शेड्यूल 8 में लिस्ट किया गया है। फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, जो इन्वेस्टमेंट का ग्रॉस वैल्यू होगा और जो प्रोविज़न है उसे आपको शो नहीं करना है। शेड्यूल 3 बैंक का जो एडवांस है वो डिस्क्राइब करती है। दोस्तों बैंक के एडवांस की बात करें तो एक होता है हमारा कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट कस्टमर को अलाउ करता है कि वो पैसा बोरो कर सकता है एक सर्टेन लिमिट तक, ठीक है, जो भी उसको सिक्योरिटी देना पड़ेगा कमोडिटीज़ का, तो ये होता है कैश क्रेडिट। तो बॉरोवर जो है जब चाहे अमाउंट ड्रॉ कर सकता है और इंटरेस्ट देगा जो भी अमाउंट ड्रॉन है उस पर। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि बैंक जो है कस्टमर को अलाउ कर सकती है कि वो अपने करंट अकाउंट से ज़्यादा पैसा ड्रॉ कर सके बिना सिक्योरिटी का या सिक्योरिटी के, यदि टेम्प्रेरी एकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट है। इंटरेस्ट जो है जो अमाउंट उसने यूज़ किया उसी पे चार्ज किया जाएगा। लोन्स क्या होता है, जो लमसम पेमेंट होता है विद एंड विदाउट सिक्योरिटीज़। रिपेमेंट जो इंस्टॉलमेंट में हो सकता है या एक्सपायरी पे हो सकता है। इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है। अब जरा सेक्शन ए में देखते हैं कि एडवांस का क्लासिफिकेशन कैसा है। कुछ एडवांस ऐसे होते हैं जो कि टेंजिबल एसेट के सिक्योर्ड होते हैं। कुछ एडवांस ऐसे होते हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट या फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा सिक्योर्ड होते हैं, जैसे DICGC, ECGC, CGTS, इंडियन एंड फॉरेन बैंक। और कुछ एडवांस ऐसे होते हैं जो कि 1 और 2 में इंक्लूडेड नहीं हो, उसे इंक्लूड किया जाता है इसमें। जो ए का टोटल है वो टोटल के बी से मैच करेगा, ठीक है। जैसे आप देखिए एडवांस बी, ये तो ए था हमारा, ए मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांस सेक्शन है। सेक्शन बी में आता है दोस्तों एडवांस टू प्रायोरिटी सेक्टर एज पर RBI इंस्ट्रक्शन, एडवांस टू पब्लिक सेक्टर बैंक, एडवांस टू अदर सेक्टर्स। दोस्तों बैंकिंग एसेट का क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस के अंदर वैसा एडवांस आता है जो कि आप एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज, एजुकेशन, हाउसिंग और सिमिलर एरिया में देते हैं। जो आप पब्लिक सेक्टर को एडवांस देते हैं दोस्तों उसके अंदर, जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट कंपनीज़ को, कॉर्पोरेशन को, उसे पब्लिक सेक्टर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। जो बैंकिंग सेक्टर को एडवांस दिया जाता है उसे बैंक्स हेड के अंदर आता है। जो अदर एडवांस होते हैं उसे हम लोग अदर हेड में डालते हैं। इसके अंदर नॉन प्रायोरिटी एडवांस होता है प्राइवेट, जॉइंट और कोऑपरेटिव सेक्टर को। जो टर्म लोन्स होता है वैसा लोन होता है जिसको डिमांड पे रिपेबल नहीं किया जाता है। और कंसोर्टियम एडवांस आपको बताता है कि जितने भी पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं, मान लीजिए कोई आदमी है, कोई फर्म है, बड़ी फर्म है, उसको एक बैंक से नहीं 3 बैंक से लोन चाहिए, 3 बैंक मिलकर उसे लोन प्रोवाइड करें, उसे कंसोर्टियम कहते हैं। तो जो प्रीमाइसेस होली या पार्शली ऑन होगा बैंकिंग कंपनीज़ का बिजनेस या रेजिडेंशियल पर्पज़ के, उसे प्रीमाइस के अंदर शो किया जाएगा, प्रीमाइस हेड के अंदर शो किया जाएगा। जो हमारा अदर फिक्स एसेट है, जैसे फर्नीचर हो, फिक्सचर हो, उसे हम लोग अदर फिक्स एसेट के हेड के अंदर शो करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1 इस लेक्चर का। पार्ट 2 लेक्चर पेड मेंबर के लिए अवेलेबल रहेगा। तो यदि आप इस तरह के लेक्चर्स चाहते हैं, यदि आपको MCQs चाहिए 200 से 250 MCQs चाहिए, और साथ साथ दोस्तों यदि आपको कंसाइज नोट्स चाहिए तो आप हमारे पेड प्रोग्राम का हिस्सा हो सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करें, नंबर ऑन द स्क्रीन पे। धन्यवाद।